2000 का जो प्रवेश अपने लेसन चल रहा है उसमें आज मैं आपको बता रहा हूँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन का 9वां क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल का जो 9वां क्वेश्चन है इसमें दो पार्टनर है अटल और मदन, और इनका लाभ हानि का जो अनुपात है वो दे रखा है 5 और 3, अटल और मदन। इन्होंने तीसरे पार्टनर को शामिल किया है मेहरा को 1/5 भाग के लिए। नया साझेदार जो आ रहा है 1/5 भाग के लिए आ रहा है। नया अनुपात इसमें दे रखा है 5:3:2। लेकिन सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं। तो पुनर्मूल्यांकन खाता कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम उसके एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो देखो इसमें एडजस्टमेंट में देखो नीचे जो बैलेंस शीट के नीचे दूसरे नंबर का एडजस्टमेंट है वो देखो। पहला तो कैपिटल और गुडविल का दे रखा है कि नया साझेदार 40,000 रुपये कैपिटल के और 16,000 रुपये गुडविल के लेकर आएगा, जिसमें से आधा पैसा निकाल लेंगे। दूसरा पॉइंट है डूबत और संदिग्ध ऋणों के लिए 2.5% का प्रावधान करना है। तो डूबत ऋणों का प्रावधान हम किस पर करते हैं, डेटर्स पर। तो इसमें देखो आपके जो डेटर्स हैं वो दे रखे हैं इसमें 47,000 का 2.5%। तो 47,000 का 2.5% है वो निकाल लो। पॉइंट हटाने के लिए आपकी जरूरी और हो जाएगा। ये आ रहा है आपके 1175, यानी कि बेड डेब्ट्स का जो प्रोविजन है वो 1175 रुपये आ रहा है। लेकिन इसमें पहले से प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स बना हुआ है 1200 रुपये, और प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स को हम लायबिलिटीज मानते हैं। तो पहले हमारी जो लायबिलिटीज थी प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स के नाम से 1200 रुपये थी, और अब कितनी है 1175, 25 रुपये की कमी हो गई है। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स 25 रुपये। इसके बाद में देखो विविध लेनदारों में 2500 रुपये की एक मद है जिसका भुगतान नहीं करना है। सन्ड्री जो क्रेडिटर्स है उसमें 2500 रुपये ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं करना है। तो हमारी लायबिलिटीज कम हो गई, और लायबिलिटीज यदि डिक्रीज होती है तो फायदा होता है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। क्रेडिटर्स 2500 रुपये। इसके बाद में देखा है कि बिजली के अतिरिक्त बिल के लिए 3,000 रुपये का प्रावधान करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो दायित्व है ये, लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में वृद्धि हो रही है, और लायबिलिटीज में यदि वृद्धि होती है तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं, DR साइड में। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल ये है आपके 3,000। इसके बाद में देखो फर्म के विरुद्ध 325 रुपए के एक क्षतिपूर्ति दावे के मंजूर होने की संभावना है, उसके लिए प्रावधान करना है। फर्म के विरुद्ध किसी कस्टमर ने क्लेम किया है 325 रुपए का, और वो क्लेम पूरी तरह से एक्सेप्ट होने की संभावना है। और जब क्लेम एक्सेप्ट हो जाता है तो हमारी जो लायबिलिटीज है वो बढ़ जाती है, और लायबिलिटीज यदि बढ़ जाती है तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, DR साइड। तो ये आ जाएगा आपके कस्टमर क्लेम। ₹325। बस आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट में यही मदे हैं। तो अब हम टोटल लगा लेंगे, तो किस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, देखो इसमें DR साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 3325, और CR साइड का आ रहा है 2525। तो 3325 में से 2525 घटा दो, 800 रुपये। क्योंकि DR साइड का टोटल ज़्यादा है तो इसमें क्या हो रहा है, लॉस। और रिवैल्यूएशन का लॉस या प्रॉफिट है उसको केवल पुराने साझेदार बांटते हैं पुराने अनुपात में। तो इसको अटल और मदन ये दोनों बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, 5:3 के अनुपात में। तो लॉस कितना है, 800 रुपये। 800 रुपये को 5 और 3 के अनुपात में बांटते हैं, तो अटल का हिस्सा है वो कितना आ जाएगा, 500, और इसका कितना आ जाएगा, 300। 5/8, 5/8 इंटू 800 हो गया 500 रुपये। ऐसे दूसरे का 300 आ जाएगा। टोटल हमने लगा लिया 3325। ये तो हो गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमारे को क्या है, लॉस का मालूम चल गया, जिसमें पुराने साझेदार ने 500-300 रुपये बांटा था।
अब इसके बाद में हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक तो हमारे को इसमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नया अनुपात दे रखा है और नया साझेदार जो गुडविल की राशि लेकर आता है इसको पुराने साझेदार हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं, तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। और इसमें यह भी दे रखा है कि गुडविल का आधा पैसा साझेदार निकाल लेते हैं। अगर गुडविल का पैसा साझेदार निकाल लेते हैं तो वो विड्रॉल हो जाता है, तो उसको हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डीआर साइड में। जब साझेदार अपने खातों में क्रेडिट करते हैं तो उसको तो दिखा देते हैं सीआर साइड में, और निकाल लेते हैं उसको दिखाते हैं डीआर साइड में। तो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं। और सैक्रिफाइस रेशियो हम कैसे निकालते हैं, पुराने अनुपात में से नया अनुपात घटा देते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखो इसमें पुराना साझेदार जो अटल है उसका पुराना अनुपात था 5/8 और नया अनुपात है 5/10। ऐसे में आप कैसे आ गया, ये तो आ जाएगा अटल का। ऐसे ही दूसरे का मदन का हिस्सा, मदन का जो है पुराना अनुपात है वो था 3/8 और नया आ रहा है 3/10। 6/80। तो देखो 10/80 और 6/80 यानी कि 10 और 6 संख्या और छोटी कर लेंगे, 5 और 3। इसमें सैक्रिफाइस रेशियो है वो कितना आ रहा है, 5 और 3। ठीक है, तो नया साझेदार जो गुडविल का पैसा लेकर आएगा और नया साझेदार जो इसमें मेहरा है वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है 16,000। इस 16,000 को ये दोनों साझेदार किस अनुपात में बांटेंगे, 5:3 के अनुपात में बांटेंगे और उसका आधा पैसा निकालेंगे भी सैक्रिफाइस रेशियो में। गुडविल का पैसा यदि फर्म से निकाल लिया जाता है, विड्रॉल कर लिया जाता है, वो भी हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में ही किया जाता है। ये तो हो गया। इसके अलावा देखो इसमें नई पूंजी भी ज्ञात करनी है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है कि अटल और मदन की पूंजी को मेहरा की पूंजी के आधार पर समायोजित करना है। तो मेहरा देखो इसमें कितनी पूंजी लेकर आ रहा है, 40,000 और मेहरा का जो हिस्सा है वो कितना है, 1/5। तो नई पूंजी भी ज्ञात कर लो। 1/5 हिस्से के लिए पूंजी है 40,000, तो फर्म की कुल पूंजी कितनी है, एक के लिए कितनी होगी, ये संख्या पलट जाएगी 5/1, तो ये हो गई 2 लाख। फर्म की कुल नई जो पूंजी है वो 2 लाख रुपए हो गई। अब इस 2 लाख को नए अनुपात में डिवाइड कर देंगे और नया अनुपात प्रश्न में दे रखा है 5, 3 और 2। तो 2 लाख को हम किस अनुपात में बांट लेंगे, 5, 3, 2 के अनुपात। तो हमारे को बाद में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में काम में लिया जाएगा। तो 2 लाख रुपए की पूंजी को 5, 3, 2 के अनुपात में डिवाइड कर लो। तो सबसे पहले अटल की पूंजी, तो 2 लाख बटे 5/10, इसकी हो गई 1 लाख। ऐसे ही दूसरे की हो जाएगी 2 लाख इंटू 3/10, इसकी हो जाएगी 60,000 और तीसरे की तो वही आएगी 40,000। तो देखो हमने न्यू कैपिटल हमें ज्ञात कर ली है तीनों साझेदारों की, कि अटल की जो नई पूंजी है वो 1 लाख रुपए रहेगी, मदन की पूंजी 60,000 रहेगी और जो तीसरा जो मेहर है उसकी तो 40,000 रहेगी, क्योंकि हमने इसी की पूंजी के आधार पर नई पूंजी ज्ञात की थी। ये जो नई पूंजी हमने इसलिए ज्ञात की है क्योंकि इसमें दे रखा है कि नई पूंजी हमने फिक्स कर दी है, तो इस नई पूंजी का कंपैरिजन है वो हम किससे करेंगे, समायोजित पूंजी से, एडजस्टेड कैपिटल से। अब कंपैरिजन करने के बाद में इसमें दे रखा है कि कैश में एडजस्टमेंट किया जाएगा। अगर समायोजित पूंजी इस नई पूंजी से कम पड़ती है तो वो पैसा कैश में लेकर आएंगे और ज्यादा है तो फर्म से निकाल लेंगे, यानी कि विड्रॉल कर लेंगे। तो देखो अब हमारे को आगे निकालने की जरूरत नहीं है। सैक्रिफाइस रेशियो इसमें 5:3 आ रहा है और फर्म की कुल नई पूंजी जो 2 लाख रुपए आई थी उसको हमने नए अनुपात में डिवाइड किया तो 1,60,000 और 40,000 रुपये आई। ठीक है, अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमने नई कैपिटल हमने पहले याद कर ली थी, अटल, मदन और मेहरा की 1,60,000 और 40,000। हमारे को समायोजित पूंजी याद करनी है पहले, और इस नई पूंजी से कंपैरिजन करेंगे। अंतर की जो राशि है वो कैश में दिखाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, पूंजी का प्रारंभिक शेष बाई बैलेंस शीट। तो देखो इसमें अटल और मदन की जो पूंजी है वो दे रखी 1,50,000 और 90,000। 1,50,000 अटल की है और 90,000 मदन की है। नया साझेदार जो है वो पूंजी है वो कितनी लेकर आ रहा है, 40,000 कैश में। ये हमने कैपिटल दिखा। रिवैल्यूएशन पर इसमें लॉस हुआ था, तो लॉस को हम कहां दिखाएंगे, डीआर साइड में। रिवैल्यूएशन लॉस में अटल का हिस्सा 500 रुपए था और मदन का 300 रुपए था। ये हमने रिवैल्यूएशन का लॉस है वो दिखा दिया। अब इसके बाद में देखो, जो नया साझेदार जो है वो 16,000 रुपए गुडविल के लेकर आया था। और 16,000 रुपए जो गुडविल के लेकर आया था, इसको पुराने साझेदार सैक्रिफाइस रेशियो में बांटेंगे सीआर साइड में। और सैक्रिफाइस रेशियो हमने निकाला था, कितना आया था, 5 और 3, तो 5/8। तो अटल का हिस्सा आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 10,000। तो गुडविल की राशि को जब बांटेंगे सीआर साइड में, तो अटल का हिस्सा है वो तो कितना आ जाएगा, 10,000। तो दूसरे का कितना आ जाएगा, 6,000। सैक्रिफाइस रेशियो हमने पहले निकाल लिया था 5 और 3, तो 5 और 3 के अनुपात में 16,000 को बांटेंगे तो 10,000 और 16,000 आ गया। अब इसमें आगे ये भी दे रखा है कि इसका आधा भाग, किसका, 16,000 का आधा पैसा इन्होंने निकाल लिया। गुडविल का पैसा निकाल लेते हैं तो वो कैश में निकालते हैं, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, डीआर साइड में, तो कैश के नाम से। तो 16,000 का आधा यानी कि 8,000। 8,000 रुपए की राशि को वही सैक्रिफाइस रेशियो में निकालेंगे, तो अटल का हिस्सा 5/8 कितना हो गया, 5,000। 5,000 रुपए तो अटल निकाल लेगा और 3,000 रुपए मदन निकाल लेगा। ये गुडविल का पैसा निकाल लिया, ये भी हमने दिखा दिया। अब इसके बाद में देखो आगे, इसमें पुरानी जो बैलेंस शीट है, उस पुरानी बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में P&L अकाउंट दे रखा है 20,000 रुपए। एसेट्स पक्ष में जो P&L होता है हमेशा हानि का शेष होता है, उसको पुराने साझेदार हमेशा पुराने अनुपात में बांटते हैं, किस साइड में, डीआर साइड में। हानि का शेष है इसलिए। तो 20,000 रुपए को जो बांटेंगे वो किस अनुपात में बांटेंगे, 5 और 3 के अनुपात में। तो 20,000 को 5/8, तो 12,500 और 7,500। ये P&L को हमने दिखा दिया डीआर साइड में। अब देखो लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में एक दे रखा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष। कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति के लिए हमने एक फंड बना रखा था, लेकिन इस फंड की हमारे को आवश्यकता नहीं पड़ी, तो ये लाभों में से बनाया गया था, इसलिए अब इस फंड को बंद कर देंगे। बंद करने के लिए क्या करेंगे, इसको पुराने साझेदार बांट लेंगे। चूंकि लाभों में से बनाया गया था इसलिए इसको कहाँ दिखाएंगे, सीआर साइड में। तो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, ये था 32,000। और इस 32,000 को जो बांटेंगे वो भी किस अनुपात में बांटेंगे, पुराने अनुपात में। तो 5 और 3 के अनुपात में बांटेंगे। तो 5 और 3 के अनुपात में यदि बांटेंगे तो इनका जो रेशियो है देखो क्या होता है, $32,000 का अटल का हिस्सा कितना है, 5/8, कितना हो गया, 20,000। तो 20,000 रुपए तो अटल का हो गया, तो दो ही बांटेंगे। अब इसमें 32,000 में से 20,000 इसका हो गया, तो दूसरे का कितना हो गया, 12,000, क्योंकि 3/8 निकालेंगे तो उसका 12,000 आएगा। ये वर्कमैन कंपेंसेशन फंड है, वो भी हमने बांट लिया है। अब देखो इसमें बैलेंस शीट के अंदर और कोई मद नहीं है, कैपिटल हमने दिखा दी, गुडविल हमने दिखा दी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नई पूंजी तो हमने पहले याद कर ली, लेकिन समायोजित पूंजी हमारे को याद करनी है। समायोजित पूंजी देखो अटल की, सीआर साइड का टोटल लगाओ। सीआर साइड का जो टोटल है वो आपके कितना आ रहा है, 1,50,000, 10, 20 और 30 कितने हो गए, 1,80,000। 1,80,000
1,80,000 में से डीआर साइड का जो टोटल है ये घटा दो आपके, तो डीआर साइड का जो टोटल है वो आपके आ रहा है 18,000। 18,000 हमने घटा दिया किसमें से, 1,80,000 में से। 1,80,000 में से 18,000 घटा देंगे तो शेष राशि है वो कितनी बची, 1,62,000। यानी कि एडजस्टेड कैपिटल है वो अटल की कितनी है, 1,62,000। जबकि नई पूंजी हमने इसकी कितनी फिक्स की है, 1,00,000 रुपए। तो समायोजित पूंजी ज्यादा है। मैंने ये कहा था कि अगर समायोजित पूंजी नई पूंजी से ज्यादा है तो ये पैसा निकाल लेगा, क्योंकि नई पूंजी तो हमने फिक्स कर दी इसकी। बैलेंस शीट में तो हम 1,00,000 रुपए लिखेंगे, लेकिन इसकी कितनी ज्यादा है, 62,000। तो ये फर्म से इतना पैसा निकाल लेगा। किस नाम से निकाल लेगा, कैश के नाम से। ठीक है, ये आपके इस साइड का टोटल 1,80,000 और इस साइड का जो टोटल है वो भी आपके 1,80,000। ये तो हो गया अटल का। अब ऐसे मदन का, मदन का देखो इसमें सीआर साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, मदन का सीआर साइड का जो टोटल है 18 और 90 आपके 1,08,000 सीआर साइड का टोटल, और डीआर साइड का जो है वो कितना आ रहा है आपके 10,800। ये घटा दो इसमें से, ये आ रहा आपके 97,200। यानी कि इसकी समायोजित जो पूंजी है मदन की वो कितनी आ रही है, 97,200 रुपए। जबकि नई पूंजी हमने कितनी फिक्स की है, 60,000। इसमें भी इसकी समायोजित पूंजी ज्यादा है, तो इसमें इसकी समायोजित पूंजी है वो कितनी ज्यादा आ रही है, 37,200। तो बैलेंस शीट में तो हम कितना लिख देंगे, 60,000, क्योंकि इसमें हमेशा नई पूंजी लिखी जाती है। तो ये पैसा कितना निकाल लेगा, 37,200। और मेहरा की पूंजी, हाँ, इसका जो टोटल है ये तो 1,08,000 हो गया, ये आपके 1,08,000। और मेहरा की पूंजी 40,000 थी, बैलेंस में भी कितना, वही 40,000। ये हमारा बन गया पार्टनरशिप। ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों की समायोजित पूंजी ज्यादा थी, इसलिए ये दोनों इतना पैसा निकाल लेंगे। अब हम बढ़ाएंगे बैलेंस शीट। अब देखो इसमें बैलेंस शीट के लिए पुरानी बैलेंस शीट को ध्यान में रखना पड़ेगा। पुरानी बैलेंस शीट का एसेट्स पक्ष देखो, इसमें सबसे पहले देखो इसमें पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले दे रखा है लैंड एंड बिल्डिंग। भूमि भवन का मूल्य इसमें 1,50,000 है और भूमि भवन के मूल्य में इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको 1,50,000 ऐसे कैसे दिखा देंगे। इसके बाद में दे रखा है मशीनरी। मशीनरी का मूल्य 40,000 था और इसमें देखो मशीन के मूल्य में भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी हम ऐसे कैसे दिखा देंगे, 40,000। मशीन के बाद में दे रखा है पेटेंट। पेटेंट का जो मूल्य है 5,000 था, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी हम ऐसे कैसे दिखा देंगे। पेटेंट के बाद में दे रखा है स्टॉक। स्टॉक का मूल्य 27,000 था और इसमें स्टॉक में भी कोई परिवर्तन नहीं है, इसको भी हम 27,000 रुपये मूल्य पर दिखा देंगे। स्टॉक के बाद में फिर दे रखा आपके डेटर्स। डेटर्स का जो मूल्य है 47,000 है, 47,000 दिखा देंगे, क्योंकि इसमें प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स है वो लायबिलिटी साइड में दिखा रखा था, तो अब भी लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है नया हमारे 2.5% 1175 आया था, तो 1175 दिखा देंगे। डेटर्स के बाद में आता है आपके कैश। अब देखो कैश इसमें पहले से जो दे रखा था 4,200 रुपए पहले से कैश था हमारे पास।
ठीक है। इसके बाद में कैश कौन सा आया, एक तो 40,000 रुपये कैपिटल के लेकर आया, तो ये हम जोड़ देंगे इसमें, और 16,000 रुपये गुडविल के जो लेकर आया था उसमें 8,000 रुपये तो निकाल लिए, तो 8,000 ही बचे, ये कैश जोड़ दो 8,000 रुपये। यानी कि कैश हमारे पास 52,200 ही है, जबकि कैश इन्होंने दोनों ने निकाल लिया। दोनों ने किस किस ने निकाला है, 62,000 तो अटल ने निकाल लिया और 37,200 मदन ने निकाल लिया, यानी कि 62,000 और 37,200, 99,200, जबकि कैश हमारे पास था केवल 52,200। तो इन्होंने ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया है। ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया है तो कितना ज्यादा पैसा विड्रॉल कर लिया है वो देखो, 99,200 निकाला है, कैश हमारे पास 52,200 ही था, तो देखो डिफरेंस है वो कितना रहा है, 47,000। तो 47,000 का क्या हो जाएगा आपके बैंक ओवरड्राफ्ट, ये बैंक ओवरड्राफ्ट 47,000 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये कैश है इसमें नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैश हमारे पास बचा ही नहीं। अब देखो इसमें आगे लायबिलिटी साइड में जो मद है, प्रोविजन फॉर बेटर्स हमने दिखाई थी, क्रेडिटर्स जो है 20,000 थे और क्रेडिटर्स में इसमें परिवर्तन हुआ था, 2,500 रुपए कम हो गए थे, तो 20,000 में से 2,500 रुपए कम कर दो, 17,500 रुपए क्रेडिटर्स बचे। क्रेडिटर्स के बाद में वर्कमैन कंपेंसेशन फंड था, वो तो साझेदारों ने बांट लिया था, इसलिए हम उसको नहीं दिखाएंगे। अब आती है आपके कैपिटल, हाँ लेकिन एक मद है पहले, कैपिटल से पहले एक मद है, वो एक मद है वो कौन सी है वो देखो। इसमें एक लायबिलिटीज थी 325 रुपए की जो फर्म के ऊपर क्लेम किया गया था, कस्टमर क्लेम, 325 रुपए, ये हम दिखा देंगे। अब इसके बाद में आ जाएगी आपकी कैपिटल। कैपिटल जो है अटल, मदन और मेहरा, तो अटल की 1 लाख थी, मदन की 60,000 थी और मेहरा की 40,000 थी। टोटल कैपिटल है वो कितनी हो गई, 2 लाख रुपए। और एक मद और रह गई, बिजली का एक अदद बिल था 3,000 रुपए, तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक बिल दायित्व है 3,000 रुपए, ये भी हम कहाँ दिखा देंगे, लायबिलिटी साइड में। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे, क्योंकि इस साइड की जो मदें हैं वो भी आपकी कंप्लीट हो गई है, एसेट्स की और कोई मद नहीं बची है, क्योंकि हमने लैंड एंड बिल्डिंग, पेटेंट, स्टॉक, डेटर्स सारी मदें इसमें दिखा दी है, इसलिए और कोई मद नहीं है। तो लायबिलिटी साइड का टोटल है वो हम लगा लेंगे। बैलेंस शीट का हम टोटल लगाएं तो टोटल है आपके ये आपके एसेट्स का टोटल 2,69,000 और लायबिलिटी साइड का जो टोटल है वो भी आपकी 2,69,000 ही आना चाहिए। तो इसमें देख लो आपके इसका टोटल भी आपके 2,69,000। तो देखो आपके बैलेंस शीट का टोटल है बराबर आ गया है। ये हमने किया था आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आपको एक तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो 9वां है ये तो आपको रिपीट करना ही है, इसके साथ में 8वां जो क्वेश्चन जो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि इससे पहले मैंने 7वां बताया था, 8वां न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट अलग था इसलिए मैंने बता दिया है। तो आपको इस 9वें के साथ साथ 8वां जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है पेज नंबर 88 पर वो आपको सोल्व करना है।